इतिहास में ना एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। वो ये कि विशाल साम्राज्य अक्सर सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं टूटते, बल्कि कई बार उनके पतन की असली वजह होती है जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा, बिना रुके चलने वाले युद्ध और ऐसी नीतियां जो खुद उन्हीं की जनता को उनसे दूर कर देती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए मुगल साम्राज्य के उसी दौर को खंगालेंगे। हम समझेंगे कि कैसे औरंगजेब की रणनीतियां अंततः भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के पतन का कारण बन गई। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम जिन अहम पहलुओं पर बात करेंगे वो हैं औरंगजेब की दक्कन नीति और मराठों के साथ उनका संघर्ष, दक्कन में चलाए गए उनके बड़े सैन्य अभियान, उनकी धार्मिक नीतियां, साम्राज्य में उठने वाले प्रमुख विद्रोह और अंत में मुगल साम्राज्य का पतन। सबसे पहले बात करते हैं औरंगजेब की दक्कन नीति और मराठों के साथ हुए उनके शुरुआती संघर्ष की। अगर हम इस दौर की घटनाओं को देखें तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती। शुरुआत में मुगलों ने कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का जबरदस्त इस्तेमाल किया। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को मराठा शासक शिवाजी के खिलाफ भेजा, जिसका नतीजा था 1665 की ऐतिहासिक पुरंदर की संधि। इसके बाद एक कूटनीतिक चाल चली गई। शिवाजी को आगरा बुलाया गया और वहां उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं आता है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद शिवाजी बड़ी ही चतुराई से मुगलों की कैद से भाग निकलने में कामयाब रहे। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। 1665 की पुरंदर की संधि का असर देखिए। एक समय शिवाजी के पास 35 किले थे, लेकिन इस संधि की वजह से उन्हें अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। ये सच में एक बहुत बड़ा समझौता था, जो साफ दिखाता है कि शुरुआत में मुगलों की रणनीति कितनी भारी पड़ रही थी। इसके बाद आता है साल 1680, जब शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब कोई भी सोचेगा कि बस इसके बाद तो मराठा प्रतिरोध यहीं खत्म हो गया होगा, है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। इस घटना ने मराठा संघर्ष को खत्म करने के बजाय एक बहुत लंबे और भीषण संघर्ष की बस शुरुआत भर की थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बिंदु की तरफ, दक्षिण में मुगलों का सैन्य अभियान और उनकी आक्रामकता। यहां से रणनीति में बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। 1682 में औरंगजेब ने फैसला किया कि वो मराठा शक्ति को जड़ से खत्म कर देगा, और इसके लिए वो खुद दक्षिण भारत पहुंच गया। जरा सोचिए, एक सम्राट का अपनी राजधानी को छोड़कर सीधे युद्ध के मैदान में आकर डेरा डालना कुछ छोटी बात नहीं थी, और इसका उसे फायदा भी मिला। मुगलों ने दक्कन की बड़ी शक्तियों को हरा दिया। 1686 में बीजापुर पर और 1687 में गोलकुंडा पर उनका कब्जा हो गया। तो क्या इतनी बड़ी जीतों के बाद दक्षिण में मुगलों का पूरा वर्चस्व स्थापित हो गया था? बिल्कुल नहीं। 1689 में शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया, लेकिन मराठों का संघर्ष फिर भी नहीं रुका। राजा राम और उनके बाद 1700 ईस्वी के बाद ताराबाई ने मुगलों को सीधी और कड़ी चुनौती दी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ युद्ध जीतने से हमेशा पूर्ण शांति नहीं मिलती। खैर, ये तो हुई युद्ध के मैदान की बात। अब आते हैं घरेलू मोर्चे पर और देखते हैं उस समय की धार्मिक नीतियों को। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत अहम है। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि महज 16 सालों के छोटे से अरसे में नीतियां कितनी तेजी से बदली गईं। 1663 में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर फिर से लगा दिया गया। 1668 में हिंदू त्योहारों पर रोक लग गई। ठीक एक साल बाद 1669 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश आ गया, और 1679 आते आते जजिया कर को भी फिर से लागू कर दिया गया। एक के बाद एक आए इन फरमानों ने, जाहिर सी बात है, जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को शासन से एकदम अलग थलग कर दिया। ऐतिहासिक दस्तावेज साफ तौर पर बताते हैं कि 1669 के इन आदेशों का जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ। ये सिर्फ कागज पर लिखे फरमान नहीं थे। इसके तहत वाराणसी, मथुरा और गुजरात जैसी जगहों पर बने मंदिरों को नष्ट किया गया। इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत इतनी ज्यादा थी कि इस कदम का असर बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। और ये खाई सिर्फ धार्मिक नहीं थी, बल्कि आर्थिक भी थी। इसे ऐसे समझिए, 1665 की नीतियों के हिसाब से हिंदू व्यापारियों को व्यापार पर 5% टैक्स देना पड़ता था, जबकि मुस्लिम व्यापारियों के लिए ये दर सिर्फ 2.5% रखी गई थी। धर्म के आधार पर लाया गया ये आर्थिक भेदभाव बिल्कुल स्पष्ट था। चलिए अब अपने अगले हिस्से पर आते हैं, साम्राज्य में होने वाले प्रमुख विद्रोह जिन्होंने मुगल सत्ता को हिला के रख दिया। अब देखिए, एक तरफ तो दक्षिण में कभी न खत्म होने वाले युद्धों का भारी आर्थिक और सैन्य बोझ था,
और दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर लागू की गई ये भेदभावपूर्ण नीतियां। तो यहाँ रुककर हमें खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहिए, क्या इन दोहरी नीतियों ने सच में इतने विशाल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया था? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शासन की नीतियों और एक साम्राज्य की स्थिरता के बीच कितना सीधा संबंध होता है। और इस सवाल का जवाब हमें उस दौर में एक साथ भड़के कई विद्रोहों में साफ दिखाई देता है। जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, राजपूत विद्रोह और सतनामी विद्रोह, ये सब लगभग एक ही समय में फूट पड़े। ये कोई छोटी मोटी स्थानीय बगावत नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा साम्राज्य सुलग रहा था। ये दिखाता है कि मुगल प्रशासन को अब किस स्तर की अराजकता और कितने बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी हिस्सा, मुगल साम्राज्य का पतन, एक युग का अंत। 1707 ये महज एक साल नहीं है, बल्कि एक पूरे युग का अंत है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जब दशकों के युद्ध, एक बिखरी हुई शासन प्रणाली और कभी न खत्म होने वाले विद्रोहों के बीच औरंगजेब की मृत्यु हुई। और कहते हैं ना, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही इतने विशाल मुगल साम्राज्य की नींव दरकने लगी थी और इसका पतन शुरू हो गया। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हद से ज्यादा विस्तार करने की चाह और अपनी ही जनता को बांटने वाली नीतियां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को भी अंदर से खोखला कर सकती हैं। क्या सत्ता बनाए रखने के लिए सिर्फ एक बड़ी सेना ही काफी होती है, या फिर अपने ही लोगों का विश्वास जीतना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।